Good morning everyone. Welcome back to GK today. This is नुज़हत सना और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 17th और 18th ऑफ नवंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल संडे था तो कल और आज के करंट अफेयर्स हम आज के सेशन में ही देखेंगे। तो ये कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं जिनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जैसे कि हम बात करेंगे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की, फिर नवीन रंगूलम को देखेंगे किस वजह से न्यूज़ में आए हैं, बुकर प्राइज किसको मिला है, स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने आई हैं, हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है, पंजे वेटलैंड किस वजह से न्यूज़ में आया और क्योंकि न्यूज़ में आ चुका है तो इसकी लोकेशन जानना हमारे लिए ज़रूरी है। फिर देखेंगे वर्ल्ड काइंडनेस डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं और लास्ट में डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स यानी कि DSIBs के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। वेयर वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कम्युनिकेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज हेल्ड? पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, गुरुग्राम। ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ऑन कम्युनिकेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, ये गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो चुकी है। इसको इनॉग्रेट किया है CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की बॉडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च ने अलोंग विद द गुरुग्राम यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें फोकस किया गया है इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च के ऊपर। साथ ही इस बारे में बात की गई कि क्या इंपॉर्टेंस है ट्रेडिशनल नॉलेज को इंटीग्रेट कराने का विद द मॉडर्न साइंसिस्ट। ओके, तो यहाँ पे हमें कॉन्फ्रेंस और समिट वाले क्वेश्चन में सिर्फ वेन्यू याद रखना होता है कि ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ऑन कम्युनिकेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह थी? इट इज़ द गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम में एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर है, किस चीज़ का है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ओके, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। याद रखिएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाली लेटेस्ट और 119th नंबर का नेशन बन गया है माल्टा। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें CSIR की तो इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1942 में। ओके, और ये इंडिया की लार्जेस्ट रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। याद रखिएगा CSIR वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फाइन, अगली स्लाइड में चलिए हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देख लेते हैं जो समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस से रिलेटेड हैं और पिछले दिनों न्यूज में थे। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, recently where was the 21st Commonwealth Parliamentary Association Zone 3 कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड? ये सितंबर मंथ में कॉन्फ्रेंस हुई थी और कहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था? एजोल, मिजोरम में। Recently where was the East Asia Summit and Asian Regional Forum Senior Officials Meeting held? ये मीटिंग हुई थी लाओ में। इंडिया होस्ट द सेकेंड एडिशन ऑफ द ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट इन विच सिटी? तो ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट को कंडक्ट किया था इंडिया ने, कहाँ पे? नई दिल्ली में। रिसेंटली वेयर वॉज द नाटो समिट 2024 हेल्ड? ये जुलाई मंथ में हुई थी और कहाँ पे? वॉशिंगटन DC में। नाटो का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव एट विच प्लेस? इसको इनॉग्रेट किया गया नई दिल्ली में। वेयर वॉज द फर्स्ट एवर डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट हेल्ड? ये समिट भी हुई है गुवाहाटी, असम में। वेयर वॉज द ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन एंडिंग द वायलेंस अगेंस्ट द चिल्ड्रन हेल्ड? ये भी नवंबर में हुई है ये कॉन्फ्रेंस और कहाँ पे हुई है? तो बोगोटे, कोलंबिया में। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कोई क्वेश्चन आता है समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस का, इंडिया के अंदर अगर वो समिट हुई है और अगर इन केस आपको आंसर नहीं पता है तो आप उसका आंसर न्यू दिल्ली टिक कर सकते हैं अगर आपके पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है तो। ठीक है, क्योंकि न्यू दिल्ली ज़्यादातर सही होता है क्योंकि ज़्यादातर जो समिट्स असल में होती है इंडिया के अंदर वो नई दिल्ली में ही होती हैं। आप देखेंगे कि 20 to 25% ही समिट्स या मीटिंग्स ऐसी हैं जो न्यू दिल्ली के बाहर होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, Which state or the union territory is the host of the 43rd India International Trade Fair? कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का मेजबान है? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, न्यू दिल्ली। यहाँ पे हमारे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इनॉग्रेट किया है 43rd एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। कहाँ पे? तो भारत मंडपम, नई दिल्ली में। ठीक है,
इस फेयर को ऑर्गेनाइज किया है ITPO ने, यानी कि इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने। कब से कब तक हो रहा है? तो 14 को स्टार्ट हो गया था, यानी कि 14 नवंबर को ये स्टार्ट हुआ और ये फेयर चलेगा 27 नवंबर तक। ठीक है, थीम इसके लिए हमने रखी है विकसित भारत @2047, जहां पे इस थीम का पर्पज है सेल्फ रिलायंस होना और इंडिया को प्रॉस्पेरस बनाना बाय द एंड ऑफ 2047। तो यूनियन मिनिस्टर ने यहाँ पे ये भी अनाउंस किया है कि हमारे फर्दर प्लान्स हैं टू एक्सपैंड द ITPO, यानी कि इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन को फर्दर एक्सपैंड करना एज अ वर्ल्ड क्लास माइस। यहाँ पे माइस का फुल फॉर्म क्या होता है? मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कन्वेंशंस एंड एग्जीबिशन एजेंसी। ठीक है, जिसके बाद इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है एज अ टॉप डेस्टिनेशन फॉर द मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कन्वेंशंस एंड एग्जीबिशन। ये जो माइस फैसिलिटीज हैं इनको डिफरेंट इंडिया के सिटीज में एक्सपैंड किया जाएगा, जैसे कि बेंगलुरु, मुंबई एंड चेन्नई। ओके, तो यहाँ पे वेन्यू याद रखिएगा, ये 43rd एडिशन जो था इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का, ये कहाँ पे कंडक्ट किया गया? सी ऑप्शन, नई दिल्ली में। ठीक है, कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस अगर देखें इस फेयर के रिगार्डिंग, तो ये कब से चला आ रहा है? 1980 से स्टार्ट हो गया था। मेन ऑर्गेनाइजिंग बॉडी कौन सी है इस फेयर के लिए? इट इज द ITPO, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। और कौन सी सिटी है जो कि इसको ट्रेडिशनली होल्ड करती है या कंडक्ट करती है? सो दैट इज द न्यू दिल्ली। ओके, इसके अलावा अगर हम ITPO की बात करें तो ITPO को एस्टैब्लिश किया गया था 1977 में। कौन सी मिनिस्ट्री है जो गवर्न करती है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन को? इट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और हेडक्वार्टर्स इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पे है? तो ये प्रगति मैदान, नई दिल्ली में है। ओके, अगली स्लाइड में हम देखेंगे कुछ आर्ट एंड कल्चर के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज चमाई विलक्कू फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? ये फेस्टिवल मनाया जाता है केरला में। मुदगल फोर्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? इस फोर्ट की लोकेशन क्या है? कर्नाटका। प्रोजेक्ट परी, जिसका फुल फॉर्म है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? प्रोजेक्ट परी वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। Recently, scientists have discovered over 300 new Nazca lines in which country? ये lines discover हुई हैं पेरू कंट्री में। What is Vatezuthu recently seen in the news? बहुत बार हमने क्वेश्चन देखा है, ये सिलेबिक अल्फाबेट होता है। सन्नाति बुद्धिस्ट साइट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये साइट हमें मिली है कर्नाटका से। मजूली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है Naveen Ramgoolam has been elected as the new Prime Minister of which country? रवीन रामगुलाम किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मॉरिशस। ठीक है, ये बन चुके हैं मॉरिशस के नए प्राइम मिनिस्टर 4th टर्म के लिए आफ्टर अ डेकेड। और इसी के साथ इनका ये जो कोalition था उसने 62 में से 60 नेशनल असेंबली सीट्स जीत ली हैं विद 62.6% ऑफ द वोट इन द इलेक्शंस। ठीक है, तो इन्होंने ओथ ले ली है एट द स्टेट हाउस, जिसको कि अटेंड किया था डिफरेंट लॉ मेकर्स, डिप्लोमैट्स और सिविल सर्वेंट्स ने। 2006 में इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लॉन्च किए थे टू रिड्यूस द ब्यूरोक्रेसी एंड मॉरिशस की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की थी, और जिसके बाद अफ्रीकन एशियन फाइनेंशियल हब को क्रिएट किया गया। ठीक है, तो हमें बस ये याद रखना है कि मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। इनका नाम है नवीन राम गुलाम। ठीक है, अगली स्लाइड में हम कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को देखेंगे जो किसी न किसी वजह से न्यूज में आए हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू द कंट्री नाइजर? नाइजर के लिए इंडिया की तरफ से हमारे नए एम्बेसडर बने हैं सीताराम मीना। Which state's tourism recently won the Pata Gold Award 2024 for innovative holiday heist campaign? इस अवार्ड को जीता है केरला की टूरिज्म बोर्ड ने। Recently, who was declared as the winner of Pritzker Architecture Prize 2024? एसएससी का ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि प्रिट्जकर प्राइज किस सेगमेंट में दिया जाता है, तो याद रखिएगा आर्किटेक्चर के फील्ड में, और इसके लिए विनर डिक्लेयर हुए हैं रिकन यामामोतो। Recently, who has been named as the regional winner for the Middle East and North Africa in the 2024 Cambridge Dedicated Teacher Award? इसके लिए विनर डिक्लेयर हुए हैं जीना जस्टिस। Who have been awarded the 2024 Nobel Prize in Chemistry? केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज इस साल किसने किसने शेयर किया है? डेविड बेकर, डेमिस हैसेबिस और जॉन एम ने। Which state won the Best State in Horticulture Award 2024 in the Agriculture Leadership Awards 2024? इसमें बेस्ट अवार्ड जीता है नागालैंड ने।
आरती who recently received the अमल क्लूनी वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। इनको बहुत एक इंपॉर्टेंट अवार्ड दिया गया है, इट इज द अमल क्लूनी वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड, और ये बिलोंग करती हैं यूपी के बहराइच डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है Who won the 2024 बुकर प्राइज फॉर हर नॉवेल ऑर्बिटल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है। बुकर प्राइज हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, समांथा हार्वे। ठीक है, समांथा हार्वे ने जीत लिया है 2024 का बुकर प्राइज अपनी नॉवेल ऑर्बिटल के लिए। और यहाँ पे अगर हम बात करें बुकर प्राइज की, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड है फॉर द बेस्ट इंग्लिश नॉवेल ऑफ द ईयर। ठीक है, इसको 1969 में फाउंड किया गया था यूके के द्वारा। ये अवार्ड ओपन है टू एनी इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेल जो कि पब्लिश होती है यूके या फिर आयरलैंड में, रिगार्डलेस ऑफ कि ऑथर की नेशनलिटी क्या है, यानी कि ऑथर किस कंट्री को बिलोंग करते हैं। ठीक है, जो भी इसमें विनर होते हैं उनको 50,000 यूरोज मिलते हैं और शॉर्ट लिस्टेड ऑथर्स को 2500 यूरोज दिए जाते हैं। बुकर प्राइज फाउंडेशन एक चैरिटी है जिसको कि स्टैब्लिश किया गया था 2002 में, और ये प्राइज को ओवरसी करती है, साथ ही मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज को। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले 2024 के बुकर प्राइज के लिए विनर कौन है, तो ये है समांथा हार्वे। ये भी पूछा जा सकता है कि इनकी किस नॉवेल के लिए इनको इस साल बुकर प्राइज मिला है, तो इनकी नॉवेल का नाम जरूर याद रखिएगा, ये है ऑर्बिटल। ठीक है, अगली स्लाइड में चलिए हम कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। आरती who recently received the अमल क्लूनी वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। ये हमने अभी जस्ट पीछे देखा था, आंसर हो जाएगा बहराइच। अब्दुल फतेह अल सीसी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये बन गए हैं नए प्रेसिडेंट इजिप्ट कंट्री के लिए। Which two Indian space scientists received the honor at the Global Space Conference from the prestigious organization Committee on Space Research? ये दोनों साइंटिस्ट कौन है, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल एंड अनिल भारद्वाज। Recently who received the prestigious आर्यभट्ट अवार्ड from the Astronautical Society of India? ये दिया गया है पवलूरी सुब्बा राव को। Recently who has been elected as the new president of International Court of Justice? ये हैं नवाब सलाम। National Geoscience Award which was seen in the news is instituted by which ministry? ये अवार्ड फॉर्म किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इन अवार्ड को प्रेजेंट करती है। राजा रवि वर्मा वॉज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? ये पेंटिंग और आर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द स्टेट ऑफ द क्लाइमेट 2024 रिपोर्ट। किस संगठन ने जलवायु स्थिति 2024 की रिपोर्ट जारी की है। करेक्ट आंसर यहाँ पे है डी ऑप्शन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो स्टेट ऑफ द क्लाइमेट 2024 की रिपोर्ट है, इसको रिलीज किया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एट द COP29 इन बाकू। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने रेड अलर्ट इशू किया है ऑन क्लाइमेट चेंज। साथ ही 2024 को माना गया है टू बी द वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड, जहां पे जो टेम्परेचर है वो 1.54 डिग्री सेंटीग्रेड अबव रहा प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, और जो पास्ट डेकेड गुजरा है यानी कि 2015 टू 2024 का ये वार्मेस्ट रहा ऑन रिकॉर्ड विद ओशन टेम्परेचर्स राइजिंग रैपिडली। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो हैं वो भी अपने हाईएस्ट लेवल्स पे रहे इन 2023 और कंटिन्यू कर रहे हैं टू राइज इन 2024। ग्लेशियर्स भी बहुत तेजी के साथ मेल्ट होते जा रहे हैं, और जिसके बाद हम लूज कर चुके हैं 5 टाइम्स द वाटर वॉल्यूम ऑफ द डेड सी इन 2023। तो राइजिंग सी लेवल्स भी इसकी वजह से एक्सेलरेट हो रहे हैं, और पास्ट 2 डेकेड्स में बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को हमें मिल गए हैं। ठीक है, तो ये सारे जो अंदर के पॉइंट्स रहते हैं किसी भी रिपोर्ट में, ये आपको ऐसे राइटिंग में हेल्प करेंगे जब भी आप कहीं किसी एग्जाम में मेंस पेपर देंगे। जब ऐसी रिपोर्ट पब्लिश होती है तो सिर्फ आपसे यही पूछा जाता है कि पर्टिकुलर रिपोर्ट को किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है, तो आंसर हो जाएगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपके वनडे एग्जाम के लिए इतना ही काफी रहेगा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को कब फाउंड किया गया था, तो 1950 में। और कौन सी सिटी में इसका हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है, तो इसका हेडक्वार्टर्स है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अगली स्लाइड में हम चलिए रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग द रिपोर्ट्स। Which organization has recently released the snow update Hindu Kush Himalaya between 2003 to 2024? इसको जारी किया है इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने। Which organization recently released the State of the World Fisheries and Aquaculture 2024 report? इस रिपोर्ट को दिया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने।
विच मिनिस्ट्री रिसेंटली रिलीज्ड अ रिपोर्ट जिसका टाइटल है कोल एंड लिग्नाइट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ये रिपोर्ट पब्लिश की थी हमारी कोल मिनिस्ट्री ने। Which organization recently released the report titled as State and the Trends of Carbon Pricing 2024? ये रिपोर्ट पब्लिश की थी वर्ल्ड बैंक ने। Which organization recently released All India Rural Financial Inclusion Survey for 2021 to 2022? इस सर्वे को रिलीज किया था नबार्ड ने। Which organization recently released the report Planet on the Move: Reimagining Conservation at the Intersection of Migration, Environmental Change and Conflict? ये रिपोर्ट है IUCN की, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की। अ वर्ल्ड ऑफ डेट अ ग्रोइंग बर्डन टू ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज वाज प्रिपेयर्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसको प्रिपेयर किया था यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है विच सिटी इज प्रपोज्ड फॉर द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर? विश्व का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा खेल केंद्र किस शहर में स्थापित करने का प्रस्ताव है? आंसर है ए ऑप्शन ले। लद्दाख की ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल और आदित्य मेहता फाउंडेशन ने मिलकर डिसाइड किया है कि वो सेटअप करेंगे दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर। कहाँ पे? लेह में। इस सेंटर का पर्पस है इंडियन पैराथलीट्स को ट्रेन करना 2028 के पैरा ओलंपिक्स के लिए। इसके लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हो चुका है डिफरेंट बॉडीज के बीच में, लाइक LAHDC यानी कि लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, इसके अलावा AMF के बीच में। और इसी के साथ ही एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन साबित होगा इंडियन स्पोर्ट्स में। यहाँ पे एडवोकेट तशी गिल्सन जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर हैं LAHDC की, इन्होंने प्राइड एक्सप्रेस किया लेह के रोल के ऊपर इन दिस प्रोजेक्ट। AMF इनिशियली सपोर्ट करेगा 15 चिल्ड्रन को विद स्पेशल नीड्स फ्रॉम लेह लद्दाख और उनको ट्रेन करेगा एट द AMF पैरा स्पोर्ट्स एकेडमी जो कि हैदराबाद में है। ठीक है, तो लेह में दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है। फाइन, अगली स्लाइड में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, Who has created history by becoming the first Indian to win a medal in judo at the 2024 पेरिस पैरालंपिक्स? इस साल के जो पेरिस पैरालंपिक्स हुए हैं उसमें पहले इंडियन हो गए हैं कपिल परमार जिन्होंने कोई मेडल जीता है जूडो के सेगमेंट में। Which country was declared the host of Women's World Cup 2027? 2027 में होने वाला वुमेन्स वर्ल्ड कप होस्ट करेगा ब्राजील। Which institute recently unveiled the plans to use technology to enhance India's chess capabilities? इंडिया की चेस कैपेबिलिटीज को enhance करने के लिए IIT मद्रास ने अपने प्लान्स को रिलीज किया है। Recently, who has been awarded the title of Grandmaster by FIDE, the International Chess Federation? ये टाइटल दिया गया वैशाली रमेश बाबू को। Recently, which company announced its first ever partnership with Hockey India for the National Women's Hockey League 2024? ये कंपनी है कोका-कोला। Thomas Muller, who recently announced his retirement, is associated with which sport? इन्होंने हाल ही में अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया और ये फुटबॉल प्लेयर थे। Recently, which Indian athlete won the silver medal at the Asian Cadet Judo Championship? यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता है हिमांशी तोकस ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, पंजे वेटलैंड which was seen in the news is located in which Indian state? पंजे वेटलैंड जो समाचारों में था ये किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन महाराष्ट्र। नावी मुंबई के अंदर था ये। 289 हेक्टेयर्स का साइट है ये। न्यूज में क्यों आ गया? क्योंकि ये पूरी तरीके से ड्राई अप हो चुका है ड्यू टू ब्लॉक्ड टाइडल फ्लो। ओके, तो ऑल्दो स्टेट ने ऑर्डर किया था टू मेंटेन इट, लेकिन फिर भी ऑर्डर्स फुलफिल नहीं हो पाए और ये लोकेटेड है उरान तालुका महाराष्ट्र में। पंजे क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक मेजर माइग्रेटरी बर्ड साइट है और साथ ही ये वन ऑफ द बेस्ट बर्डिंग लोकेशंस है इन द स्टेट। ये जगह होस्ट करता है लगभग 50 से भी ज़्यादा बर्ड स्पेशीज़ को, जहाँ पे 30 इसमें माइग्रेटरी स्पेशीज़ भी मौजूद हैं लाइक फ्लैमिंगोज, नॉर्दर्न पिनटेल एंड रूडी टर्नस्टोन। ठीक है, तो ये वेटलैंड सपोर्ट करता है लोकल फिशिंग कम्युनिटीज़ को जो कि बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं डिमिनिशिंग रिसोर्सेज को बिकॉज ऑफ इट्स ड्राइंग। ठीक है, तो पंजे वेटलैंड न्यूज़ में आया क्योंकि ये ड्राई हो रहा है और ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में है। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी एक नोटेबल माइग्रेटरी बर्ड है जो कि पाई जाती है एट पंजे वेटलैंड? सो दीज आर द फ्लैमिंगो। ओके, अगली स्लाइड में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जगहों की लोकेशन, यानी ऐसी प्लेसेस को डिस्कस करेंगे जो न्यूज़ में आए हैं।
Bandar Seri Begawan, recently seen in the news due to Prime Minister Narendra Modi's visit, is the capital of which country? पिछले दिनों हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे इस जगह को विजिट करने और ये कैपिटल है ब्रुनेई कंट्री की। Lake Erie, which was seen in the news, forms the boundary in between which two countries? Lake Erie boundary है in between Canada and US. Nazca Ridge is a submarine ridge located in which ocean? ये ridge आपको मिलेगा पैसिफिक ओशन में। Lake Prespa, which was seen in the news, is located in which continent? ये है यूरोप में। Mangaf region, recently seen in the news due to fire incident, is located in which country? ये region है कुवैत में। Caigos Archipelago is located in which ocean? Answer is Indian Ocean. और लास्ट है Sabrina Shoal is located in which sea? ये shoal है साउथ चाइना सी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है Which day is observed as the World Kindness Day every year? हर वर्ष कौन सा दिन विश्व दयालुता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वर्ल्ड काइंडनेस डे हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं ऑन 13 नवंबर, जिस दिन हम बात करते हैं काइंडनेस की और पॉजिटिव डीड्स को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं इन द कम्युनिटीज। इस साल की थीम याद रखिएगा, थीम है बिल्डिंग अ काइंडर टुमारो और ये थीम फोकस करता है कि हमें कंपैशनेट इंडिविजुअल्स को रेज करने की जरूरत है टू क्रिएट अ फ्यूचर ऑफ एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो काइंडनेस को यूनिवर्सल वैल्यू के रूप में देखा जाता है जिससे कि रेस, रिलीजन, पॉलिटिक्स, जेंडर और लोकेशन को हम ओवरकम कर सकते हैं। इस दिन को इंट्रोड्यूस कराया गया था 1998 में बाय द वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट, जिसके बाद कोशिश की गई थी कि काइंडनेस फोकस्ड एनजीओज को यूनाइट किया जाए ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, तो बस दो बातें इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड काइंडनेस डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 13 नवंबर को। इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी है? बिल्डिंग अ काइंडर टुमारो। ओके, अगली स्लाइड में चलिए हम डेज एंड थीम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। The very first question is, where was the 11th International Puppet Festival inaugurated? इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल का ये 11th एडिशन था और ये इनॉग्रेट हुआ है चंडीगढ़ में। What is the theme of International Olympics Day 2024? थीम रखी गई लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। आपको बताना है इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं। Where was the seminar on India Defence Equipment यानी कि साइड 2024 ऑर्गेनाइज? ये सेमिनार हुआ था ढाका बांग्लादेश में। Which day is observed as Police Commemoration Day every year? आंसर है 21 October. Which day is celebrated as हिंदी दिवस in India? इंडिया के अंदर हम हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। What is the theme of World Migratory Bird Day 2024? इसके लिए हमने थीम रखी थी वन वर्ड इंसेक्ट्स। ठीक है, रिसेंटली वेयर वॉज द नदी उत्सव 2024 इनॉग्रेटेड? आंसर इज न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 9 है Which city has been proposed for the establishment of an integrated manufacturing cluster in बिहार? बिहार में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना के लिए किस शहर का प्रस्ताव किया गया है? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गया। ठीक है, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि NICDC ने बिहार गवर्नमेंट और बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर एग्रीमेंट साइन किए हैं टू एस्टैब्लिश दिस इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इन गया अंडर द अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ओके, तो ये अलाइन करता है विकास भी विरासत भी विजन के साथ और इसी के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ सपोर्ट होंगे और गया का जो हेरिटेज है एज अ पिलग्रिमेज एंड टूरिज्म साइट वो भी प्रमोट होगा। IMC गया कवर करेगा कितना एरिया? 1670 एकड़्स का और इसके लिए इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है 16,524 करोड़ रुपीस का। साथ ही प्रोजेक्ट कॉस्ट इसकी आएगी 1,339 करोड़ रुपीस। ये जो प्रोजेक्ट है इसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1 लाख से भी ज़्यादा जॉब्स इससे क्रिएट हो जाएंगी और इससे इंडस्ट्रीज को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं इन द सेक्टर्स लाइक एग्री फूड प्रोसेसिंग, लेदर, टेक्सटाइल एंड मेडिकल इक्विपमेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा जो गया सिटी है बिहार की, इसको प्रपोज किया गया है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इन बिहार। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें NICDC की यानी कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? 2016 में। कौन सी इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है जो कि ओवरसी करती है इस बॉडी को? सो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, और एक मेजर इनिशिएटिव क्या है जो कि ये मैनेज करते हैं? इट इज द दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ओके, अगली स्लाइड में हम कुछ नेशनल करंट अफेयर्स देखेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज Which state of India recently witnessed the swell waves? Swell waves हमें दिखाई दी थी केरला में। हमने रेलवे स्टेशन से आप सक्सेसफुली अचीव द प्रेस्टिजियस ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन। ये सर्टिफिकेट मिल चुका है टोटल 150 रेलवे स्टेशन को अब तक।
रिसेंटली इंडिया हैज इनिशिएटेड प्रोजेक्ट ईशान इन विच सिटी, जहां पे ईशान का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। आंसर इज नागपुर, महाराष्ट्र। What is the name of the initiative recently launched by the Lieutenant Governor to combat the air pollution in Delhi? Answer हो जाएगा Dust Free Delhi Drive. Recently, which institute discovered an eco-friendly solution for treating the muddy river water? ये इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी, विशाखापट्टनम. Which state government recently approved 33% of reservation to the women in the police force and 5% additional allowance to the pensioners? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने कि 1/3 रिजर्वेशन कर दिया है वुमेन के लिए इन द पुलिस फोर्स, साथ ही 5% का एडिशनल अलाउंस दिया जा रहा है पेंशनर्स को? इट इज द स्टेट राजस्थान. Recently, the government of UP has constructed the state's first ever glass skywalk bridge in which district? यूपी की सरकार ने कंस्ट्रक्ट किया है स्टेट का पहला ग्लास स्काईवॉक ब्रिज चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, which organization is responsible for classifying the banks as domestic systemically important banks in India? भारत में बैंकों को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? आंसर है ए ऑप्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इन्होंने असल में हाल ही में रिअफर्म कर दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और ICICI बैंक को एज डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, और DSIBs को क्लासिफाई किया जाता है एज टू बिग टू फेल ड्यू टू देयर साइज, इंटरकनेक्टेडनेस एंड की रोल इन द इकोनॉमी. ठीक है, तो इनका जो फेलियर है वो डिसरप्ट कर सकता है फाइनेंशियल सिस्टम को और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को. SBI को डेजिग्नेट किया गया था एज अ DSIB इन 2015, ICICI बैंक को 2016 में डिक्लेयर किया गया था और HDFC बैंक को 2017 में. तो DSIBs असल में हेल्प करते हैं सिस्टमिक रिस्क को प्रिवेंट करने में, साथ ही एसेंशियल बैंकिंग सर्विसेज को एंश्योर करने में बाय एडरिंग टू द स्ट्रिक्टर कैपिटल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्लासिफाइंग द बैंक्स एज डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स इन इंडिया. ठीक है, लास्ट स्लाइड में हम देखेंगे कुछ बिजनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स. फर्स्ट है, डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स आर स्पेशलाइज्ड बॉडीज इन इंडिया स्टैब्लिश्ड अंडर विच एक्ट? इनको स्टैब्लिश किया गया है अंडर द रिकवरी ऑफ डेब्ट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट. Recently, the government has released the guidelines for starting the pilot programs to use the green hydrogen in which one of the following sectors? Answer हो जाएगा transportation sector. Which organization launched the world's first carbon dioxide to methanol conversion plant at Vindhyachal? तो पहली बार दुनिया का पहला कार्बन डाइऑक्साइड टू मेथनॉल कन्वर्जन प्लांट एस्टैब्लिश किया है NTPC ने. कहाँ पे? विंध्याचल में. खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड recently signed a memorandum of understanding with which organization for technical and knowledge cooperation for the critical minerals? Answer is CSIR IMMT. Recently, the national workshop on logistics efficiency enhancement has been jointly organized by DPIIT and which organization? The answer is World Bank. Recently, which ministry collaborated with IIT Roorkee in automotive and EV sector? इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने IIT रुड़की के साथ कोलैबोरेट किया है. जिग करेंसी इज अ न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? ये एक नई गोल्ड बैक्ड करेंसी है जिसको कि लॉन्च किया है जिम्बाब्वे कंट्री ने अपने यहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है. हमने आज के 10 करंट अफेयर्स कर लिए अलॉन्ग विद द रिवीजन पार्ट, और लास्ट में एज यूजुअल आपका होमवर्क रहता है. आज का जो होमवर्क है आपका वो एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड रहेगा. स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 7 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं. इनके आंसर्स आपको कमेंट्स में लिखने हैं, तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स. प्लीज़ सारे लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर करिएगा. लास्ट में कंक्लूड करने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 MCQ सीरीज़ का हिस्सा हैं इन द GK टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन. तो अगर आप में से कोई भी इनका PDF फॉर्मेट चाहता है तो वो उस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस. तो चलिए फिर कल मिलते हैं कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.